बैलेंस शीट मतलब ये एक स्टेटमेंट है विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जिस समय आप देख रहे हैं बैलेंस शीट को, जिस डेट में, उस डेट में वो स्टेटमेंट शो करता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन। जब आप बैलेंस शीट को ओपन करते हैं देन आपको दो सेक्शन या दो हेड्स देखने को मिलेंगे, वो है लायबिलिटीज एंड एसेट्स। इसको हम सिंपल वर्ड से समझते हैं। लायबिलिटीज मतलब बोरोइंग्स मतलब जो कंपनी उधार लेते हैं किसी से, उनको तो पे भी तो करना है ना, क्योंकि वो उनका चीज है नहीं, वो है लायबिलिटीज। एंड एसेट्स ऑन द अदर हैंड जो है वो है कोई भी चीज जो आपको इनकम जनरेट करके दे लॉन्ग टर्म के लिए। समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, राइट? कंपनी ने एक लैंड खरीदा हुआ है, वो स्पेस का कंपनी का ज्यादा यूज होता नहीं है, तो उस स्पेस को कंपनी ने किसी और कंपनी को रेंट में दे दिया, या फिर किसी और पर्सन या फिर कोई भी एंटिटी को रेंट में दे दिया, तो कंपनी हर महीने उस स्पेस का रेंट अमाउंट गेन करेंगे। ये कंपनी के लिए इनकम है, और वो जो स्पेस है जो कंपनी ने खरीद कर रखा था वो आपका कंपनी के लिए एसेट है। वेलकम बैक गाइस, दिस इज ऋतुराज। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बैलेंस शीट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। पहले हम बैलेंस शीट को रीड करना जानेंगे एंड देन उससे हम इंटरप्रेट करेंगे कि फिलहाल का कंपनी का पोजीशन क्या है बैलेंस शीट को पढ़ने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम ओपन कर लेते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से प्रेस करना है आपको ओनली बी, एंड इसको डिटेल्स में देखने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt प्लस F1। तो पहले हम लायबिलिटीज साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले हम जितने सारे हेडिंग्स है उस सबको पढ़ समझ लेते हैं कि क्या है ये हेड्स, उसके बाद हम इंटरप्रेट करना स्टार्ट करेंगे। कूल। तो देखिए पहला ही लायबिलिटीज के नीचे देखिए जो हेडिंग है वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंडर में आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस होते क्या है? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस ये वो अमाउंट है जो कंपनी अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा रख देती है फॉर फ्यूचर ग्रोथ या फिर कोई और काम के लिए, शायद कुछ जरूरत पड़ जाए। इसी को हम रिजर्व्स एंड सरप्लस कहते हैं। ये मतलब आप सोच सकते हैं कि कंपनी ने, सोच लीजिए कि 300 रुपया का प्रॉफिट अर्न किया, जिसमें से उसने 50 रुपया रख दिया और बाकी 250 रुपया उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो जो 50 रुपया रख दिया वो आपका मतलब रिजर्व हो गया। मतलब बाई चांस अगर कुछ सामने सोच लीजिए कि कुछ आग वाग लग गया इन्वेंट्रीज में, तब उसको उनको पैसा कहां से मिल सकता है? तब वो रिजर्व्स एंड सरप्लस से उठा सकता है। सेविंग्स टाइप का आप सोच सकते हैं। यस, जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड बेसिकली तब पे किया जाता है जब कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा हो, तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स जो ये अर्निंग्स रख देते हैं कंपनी रिजर्व्स एंड सरप्लस में, वहां से भी वे पे करते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपका कंपनी का शेयर्स और इसके शेयर होल्डर्स। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझाना चाहता हूं। जैसे अगर आप आज कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 100 रुपीज लगेंगे, बट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज है, तो आप क्या करेंगे? आप बैंक से लोन ले नहीं पाएंगे क्योंकि आपने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई आपको भरोसा भी नहीं करने वाला। आप अप्रोच करेंगे अपने रिलेटिव्स या फिर अपने फ्रेंड्स को कि देखो मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, क्या हम मिलके काम कर सकते हैं? कुछ कैपिटल तुम भी कंट्रीब्यूट करोगे? और जबकि वे कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देन उसके बदले में उनको क्या मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट, जो रिप्रेजेंट करता है कि वे भी इस बिजनेस के पार्ट ओनर है या हिस्सेदार है। क्योंकि मेरे को इस बिजनेस को स्टार्ट करने में 100 रुपीज लगेंगे, मेरे पास 25 रुपीज है, तो आप और 3 पार्टनर्स को जोड़ लिए, वो सब आपको तो फिर कितना देंगे? 25, 25, 25, 25। तो फिर टोटल मिला के हो रहा है आपका 100 रुपीज। अब आपने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है। अब 100 रुपीज से आपने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 साल बाद आप देखें कि वो जो 100 रुपीज आप लगाए थे बिजनेस में, वो बिजनेस आपको 1 साल में 200 रुपीज जनरेट करके दिया, एक्स्ट्रा 200 रुपीज। तो वो एक्स्ट्रा 200 रुपीज जो प्रॉफिट है, क्या वो आप पूरा रख लेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4 शेयर होल्डर्स के साथ, क्योंकि आपके बिजनेस में 4 ओनर्स है। आपने 25 रुपीज लगाया, बाकी और 3 25 रुपीज लाए थे, टोटल आपका हो गया 100 रुपीज। तो प्रॉफिट भी 4 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। तो पर हेड एंजॉय करने वाले हैं एक्स्ट्रा 50 रुपीज प्रॉफिट। और अगर आप अकेले होते देन आप अकेले ही 200 रुपीज का प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होते। और ये कॉमन स्टॉक कोई भी होल्ड कर सकते हैं। ये कंपनी के प्रोमोटर्स भी हो सकते हैं। प्रोमोटर्स को हम इनिशियल इन्वेस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। एम्प्लॉयज हो सकते हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूचुअल फंड या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो सकता है। जनरल पब्लिक,
यस। अब आया आपका ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है? एक सेकंड, आप एक सही चीज एक गौर से देखिए। ये ट्रेजरी स्टॉक में ये नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। इसका मतलब शेयर मार्केट, हम सभी, आपको पता है ना शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट, जब भी कंपनी को, मैं बहुत इजी सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, जब भी कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा का जरूरत पड़ता है, सोच लीजिए कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, पूरा इंडिया में उसका बिजनेस जैसे हो, तो उस वक्त कोई भी बैंक इतना पैसा नहीं दे सकता है। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है बैंक के लिए। तब कंपनी क्या करते हैं, वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं एंड अपने शेयर्स को इशू करते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। हमारे इंडिया में बेसिकली दो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? ये एक बाजार जैसा है जहां पर कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है। तो ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है? तो जब ट्रेजरी स्टॉक का मतलब इस केस में ये है, देखिए इसका बैलेंस नेगेटिव में है। नेगेटिव मतलब ये पैसा जा चुका है। क्यों? पहले जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे, वही शेयर्स को ही कंपनी फिर से रीपरचेज कर ले रहे हैं। ये तब किया जाता है जब कंपनी का मैनेजमेंट चाहते हैं कि शेयर होल्डिंग का अमाउंट थोड़ा कम हो सके। शेयर होल्डिंग का अमाउंट कम होगा तो पर हेड, पर ओनर ज्यादा प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। तो वो जो कंपनी जो पहले शेयर इशू किया था, वो शेयर को रिपर्चेस करने के लिए कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो अमाउंट कितना है? 50,000 रुपीज, जो यहां से लेस हो गया, मतलब ये कंपनी का कैपिटल से डिडक्ट हो गया है उस शेयर्स को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका लोन्स। लोन्स मतलब क्या? अब देखिए यहां पर आप एक चीज देख पाएंगे, देखिए यहां पर लोन्स लिखा हुआ है, एक लोन्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है लायबिलिटी, और इसके नीचे, इसी के जस्ट नीचे में देखिए करंट लायबिलिटीज। बेसिकली टू टाइप्स के लायबिलिटीज होते हैं। वन होता है करंट लायबिलिटीज एंड नेक्स्ट होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होता है? ये वो बोरोइंग्स है, ये वो उधारी है जो कंपनी को पे करना है 1 साल के अंदर अंदर, और जो कंपनी को पे करना है, इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कंपनी ने मिस्टर ए से 1 लाख रुपीस उधार में लिया है 1 साल के लिए, और कंपनी ने बोला है कि मैं आपको 1 साल के अंदर आपका पैसा सब रिटर्न कर दूंगा। तो ये हो गया आपका करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मतलब जो 1 साल के 1 ईयर के बिलो हो, उसे कहते हैं हम शॉर्ट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। तो कंपनी को मिस्टर ए को 1 साल के अंदर ही 1 लाख रुपीस पे करना है विथ सम इंटरेस्ट। और जो कंपनी, और दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि कंपनी ने सोच लीजिए बी से कुछ उधार लिया है और उसने कहा कि मैं आपको ये 3 साल में लौटाता हूं, तो ये 1 साल के ज्यादा है, 1 साल से ज्यादा है। तो वो जो 1 साल से ज्यादा हो गया जब वो बोरोइंग, उसे कहते हैं हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो देखिए लोन्स और लायबिलिटीज के सेक्शन के अंडर में आता है बॉन्ड्स पेबल। ये लोन्स और लायबिलिटीज के सेक्शन मतलब क्या है? ये अगर नीचे वाला, अगर ये वाला अगर करंट लायबिलिटीज है, अगर ये करंट लायबिलिटीज मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, तो ऑफकोर्स जो लोन्स है ये तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ही हुआ। यस। तो पहला है बॉन्ड्स पेबल। बॉन्ड्स क्या होता है? जब भी कंपनी को कुछ जरूरत पड़ता है देन कंपनी बॉन्ड्स इशू करते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक पेपर होता है जहां पर वो लिखा रहता है कि कंपनी कितना उधार ले रहा है, कंपनी किससे कितना उधार ले रहा है, और जितना उधार ले रहा है मैच्योरिटी पीरियड में कंपनी जितना उधार लिया जा रहा है प्लस कुछ इंटरेस्ट पे करने वाला है। बॉन्ड किसको इशू किया जा सकता है? किसी को भी इशू कर सकता है। ये जनरली पूरे सभी के लिए होते हैं। इसको कोई पब्लिक भी खरीद सकता है, कोई पर्सन भी खरीद सकता है, कोई कंपनी, दूसरा कंपनी भी खरीद सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है। गॉट इट? यस। ये उसके नीचे लिखा हुआ है डेफर्ड इनकम टैक्सेस। अब ये क्या होता है? डेफर्ड इनकम टैक्सेस आपका वो टैक्स है जो कंपनी को पे करना है फ्यूचर में। सो नोट्स पेबल भी आपका एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ही है, ये एक लॉन्ग टर्म लोन आप सोच सकते हैं। यस। देन कम्स आपका करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज जो होता है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होते हैं, जो आपको 1 साल के अंदर कंपनी लायबल होता है 1 साल के अंदर पे करने में। फर्स्ट है वहां पर देखिए, ये है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिससे ये कंपनी सामान खरीदते हैं बट क्रेडिट में, मतलब सामान तो खरीद चुका है पर उसका पेमेंट नहीं किया है अभी तक ये कंपनी, तो उनको भी तो जो सामान इस कंपनी ने खरीदा था अपने सामने वाले पार्टी से, उसको पे भी तो करना पड़ेगा। उधार में सामान लिया तो क्या हुआ? पे तो करना ही है। यस,
वो आपका रिप्रेजेंट करता है ये अकाउंट्स पेएबल। नीचे देखिए एक्रूड कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, ये बेसिकली आपका एम्प्लॉयज का होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, अगर आप कोई कंपनी के अंडर में काम करते हैं या फिर आप कोई कंपनी को चलाते हैं, देन आप क्या करते हैं, एम्प्लॉयज हायर करते हैं, एम्प्लॉयज आपके लिए काम करते हैं, उसके बाद एक महीना आप उनको काम करवाने के बाद आप उनको सैलरी पे करते हैं। तो एक महीना के बाद आप उनको सैलरी पे करते हैं, वो एक महीना मतलब क्या, आप एडवांस में उनको काम करवा रहे हैं, देन आप उनको सैलरी पे करवा रहे हैं। तो वैसे वही है कि एक्रूड कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स मतलब जिस डेट में इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया गया है उस डेट तक इस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट नहीं किया है, शायद सामने इस महीना में वो करेंगे पेमेंट, कंपनी पेमेंट करेंगे अपने एम्प्लॉयज को, ये वो शो कर रहा है। देन उसके नीचे देखिए करंट पोजीशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब क्या होता है, नाम ही सजेस्ट करता है ये जो डेप्ट, ये मतलब जो उधार लिया गया है ये बहुत दिन का था, बट उसका मैच्योरिटी पीरियड आ चुका है और इसी साल के अंदर कंपनी को पे करना है, वो डेप्ट का अमाउंट को रिपे करना है, इसलिए यहां पर लिखा गया है करंट पोजीशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। देन कम्स डिफरेड रेवेन्यूज। डिफरेड रेवेन्यूज क्या होता है, सोच लीजिए कि हमने किसी को सामान सेल किया है, उसका पेमेंट हमें एडवांस में मिल चुका है, बट अभी तक हमने उसको सामान डिलीवर नहीं किया। डिलीवर तो करना ही है ना, यस। तो जिस वक्त ये स्टेटमेंट बन रहा था शायद उसी दिन को उसने हमें एडवांस पेमेंट दिया था। अब सामान बनाने का सोच लीजिए, हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सामान बनाने में हमें टाइम तो लगेगा ही, एक महीने में या फिर एक दो महीने में हम उनको उनका सामान भेजवा देंगे, ये हमारे लिए करंट लायबिलिटीज है, इसलिए यहां पर लिखा गया है डिफरेड रेवेन्यूज। देन उसका नीचे वाला देखिए इनकम टैक्स पेएबल। इनकम टैक्स पेएबल मतलब ये हमारा इनकम टैक्स है जो कि हमें पे करना है गवर्नमेंट को इस एक दो महीने या फिर 3 महीने में, इसी साल के अंदर ही हम पे कर रहे हैं, इसलिए ये करंट लायबिलिटीज के अंडर में शो कर रहा है। अदर एक्रूड लायबिलिटीज, इसका मतलब प्रोडक्ट को यूज तो कर चुका है पर अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट करना उसका बाकी रह गया है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी आपने पे किया होगा, देन पहले क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, देन उसको हम पोस्ट पे करते हैं। यस, वो पोस्ट पे जो करते हैं वो आपका ये एक्रूड लायबिलिटीज के अंडर में आता है। देन है आपका शॉर्ट टर्म्स लोन पेएबल। शॉर्ट टर्म लोन पेएबल मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए हम पे करने वाले हैं, जो लोन हमने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था और उसको हमें पे करना बाकी है। शॉर्ट टर्म मतलब एक साल के अंतर्गत हमें पे कर देना है। यस, अब आते हैं हम एसेट्स में। एसेट्स मतलब क्या होता है, एसेट्स मैंने आपको बोला था, एसेट्स वो चीज होते हैं जिससे हमें फ्यूचर में भी उससे इनकम होते रहता है, उसे हम एसेट कहते हैं। तो एसेट का पहला ही आइटम देखिए, पहला हेड है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब सोच लीजिए मैंने कोई कंप्यूटर ओन किया है, कुछ बिल्डिंग ओन करते हैं, बट वो बिल्डिंग थोड़ा सा खराब हो गया, कई जगह टूट गया है, ये सब क्या है, कंपनी के लिए लॉस ही है, तो ये डेप्रिसिएशन के अंडर में आता है। इसलिए कंप्यूटर खराब हो गया, कंप्यूटर डिप्रिशिएट कर गया, कंप्यूटर पहले जैसे काम करता था अब काम नहीं कर रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, वो है ये। देन कम्स बिल्डिंग्स। कंपनी का ऑफिस के लिए क्या होना चाहिए, बिल्डिंग का जरूरत होना ही है, तो वो बिल्डिंग्स है, यही है कि कंपनी 1,80,000 रुपीज का बिल्डिंग्स ओन करता है। इक्विपमेंट्स मतलब मशीनरीज हो गया, या एंड डिफरेंट चीजें जो आपका प्रोडक्शन में यूज होता है उसे इक्विपमेंट से कहते हैं। कोई मशीन हो गया, क्या चीजें हमें लग रहा है। यस, देन कम्स आपका गुडविल। गुडविल मतलब ये आपका कंपनी का रेपुटेशन, जो आप सोच सकते हैं कंपनी का क्या रेपुटेशन है, ब्रांड रेपुटेशन, वो आपका गुडविल शो करता है। लैंड मतलब कितना मेरा जमीन, कितना कंपनी के पास अभी फिलहाल जमीन कितना है। तो मैंने आपको कुछ देर पहले अगर आपको याद हो, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था, तब जब मैं आपको एसेट्स का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था, तब मैं आपको बोल रहा था कि सोच लीजिए कंपनी एक स्पेस को ओन करता है, एक लैंड को ओन करता है, बट वो कंपनी का अभी फिलहाल कोई जरूरत में आ नहीं रहा है, तो वो किसी को, उस कंपनी ने कोई और कंपनी या फिर कोई और पर्सन को उसको रेंट में दे दिया है, तो उस लैंड से कंपनी को तो इनकम हो ही रहा है रेंट के फॉर्म में, तो वही आपका लैंड। अब लैंड इंप्रूवमेंट, लैंड का मरम्मती करने के लिए जो जो चीजें का जरूरत होता है। देन अदर इंटेंजिबल एसेट्स जैसे आपका कॉपीराइट्स हो गया, आपने कोई कुछ बनाया है, जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो को सिर्फ ये वीडियो मेरे चैनल से पब्लिश किया गया है, तो कोई और अगर इस वीडियो को सेम टू सेम पब्लिश कर दे, देन उसको एक कॉपीराइट क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि ये टोटली ये वीडियो का ओनर मैं हूं, राइट। तो वो आपका इंटेंजिबल एसेट्स के अंडर में आता है।
बहुत सारे हो सकते हैं, पेटेंट्स हो सकता है, ट्रेडमार्क्स हो सकता है एंड वगैरह वगैरह। देन कम्स आपका करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होता है? सेम मैंने आपको कुछ देर पहले ये लाइबिलिटीज का नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज का कांसेप्ट बोला था। करंट लाइबिलिटीज मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग एंड नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। वैसे करंट एसेट्स मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स। कुछ दिन तक हम उस ये वो एसेट है जिससे हम कुछ दिन तक ही प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे एक साल के अंदर, एक साल तक हम, एक साल या फिर एक साल के नीचे तक हम इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या फिर इससे हम बेनिफिट हमें होगा। बट फिक्स्ड एसेट्स जो है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। नॉन करेंट एसेट्स जिसे हम कहते हैं, उससे हमें लॉन्ग टर्म का बेनिफिट होगा। जैसे लैंड, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लैंड से हमें रेंट आते रहेंगे। करंट एसेट्स मतलब होता है शॉर्ट टर्म, जो कि एक साल के अंदर ही हम इसको यूज कर लेंगे, इसके बेनिफिट हम ले लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक में कुछ है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? सोच लीजिए कि हमारा कंपनी हम स्पोर्ट्स के आइटम्स में डील करते हैं। तो स्पोर्ट्स का आइटम के साथ जब हम डील कर रहे हैं, हम बैट, सोच लीजिए बैट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो बैट्स हमने अगले साल 200 बैट्स हमने प्रोड्यूस कर दिया था। उससे सिर्फ और सिर्फ 150 बैट्स सेल हुआ और 50 बच गया। वो उस साल के लिए हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो वो जो 50 गो बैट जो अगले साल बच गया था, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। पहले तो हम पुराना सामान को बेचेंगे, उसके बाद तो नया सामान बनाएंगे। यस, तो वो क्लोजिंग स्टॉक मतलब उस साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, वो यहां पर कुछ है नहीं। डिपॉजिट और एसेट्स। डिपॉजिट और एसेट मतलब आप सोच सकते हैं कि, सोच लीजिए आपने कुछ दिन पहले आपने किसी को लोन दिया था और उस लोन का मैच्योरिटी पीरियड, शायद उसका मैच्योरिटी पीरियड आने वाला है, इसी साल के अंदर आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो ये है आपका डिपॉजिट और एसेट। कैश इन हैंड कुछ नहीं है। अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब आपने जिसको, मतलब इस कंपनी ने जिस पार्टीज को सामान बेचा था क्रेडिट में 39,500 रुपीज का, उधारी में तो बेचा है पर उसका तो पेमेंट तो मिल रही है, शायद कुछ ही दिन में मिल जाए, तो वो है आपका करंट एसेट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कंपनी के पास अभी फिलहाल बैलेंस में कितना कैश अवेलेबल है, 2,200 रुपीज। देन आपका आता है आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब अभी फिलहाल कंपनी के गोडाउन में 31,000 रुपया का इन्वेंट्री अवेलेबल है, जिसको कंपनी को सेल करना भी बाकी है। देन अदर रिसीवेबल्स। सोच लीजिए कंपनी ने किसी और से कंपनी अभी पैसा पाता है, वो है आपका अदर रिसीवेबल्स। और किसी और को कंपनी ने पैसा दिया था और इसी कुछ ही दिन में उसको पैसा मिलने वाला है, तो वो हो गया आपका करंट एसेट्स के अंडर में। अब आया प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, आप सभी बहुत अच्छी तरह रिलेट कर सकते हैं। आप जब मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, देन आप क्या करते हैं, आप प्रीपेड एक्सपेंस ही करते हैं ना। आप पहले पैसा दे देते हैं 800 रुपया, देन आप 6 महीना का डेटा एंजॉय करते हैं, राइट। ये भी कुछ वैसा ही है। आप पहले किसी को पैसा दे चुके हैं कोई भी चीज के लिए, अभी तक आपने उस चीज को का बेनिफिट लिया नहीं है, तो आपको मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत कम दिनों के लिए, मतलब एक साल के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उससे जनरेट करेंगे कुछ इनकम, उसे कहते हैं आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। जैसे बहुत सारे होते हैं, ओवरनाइट फंड्स हो गया, ये एक एग्जांपल मैं बोला। देन आता है आपका सप्लाईज। सप्लाईज रिप्रेजेंट करता है आपका, यह आपका खर्चा है हर दिन का। मतलब सोच लीजिए आप ऑफिस रन कर रहे हैं, ऑफिस में आपको कुछ लिखने का जरूरत पड़ गया, इंक लगता है, उसमें पेंसिल लगता है, इरेजर लगता है, ये सब छोटा मोटा चीज है। एंड देन इट कम्स, और आपका लास्ट में आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस विद इन ब्रैकेट, ये लिखा हुआ है एसेट। ये जो है ये भी आपका वो प्रीपेड एक्सपेंस टाइप का ही है, जो आप पहले पैसा पे कर चुके हैं, अब आप उसका एंजॉयमेंट ले रहे हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वही टाइप का, वैसे टाइप का। यस, तो हमने बैलेंस शीट को पढ़ना सीख गया, अब हम इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट मतलब इस बैलेंस शीट को पढ़ के हमें कंपनी का क्या पोजीशन समझ में आ रहा है, कंपनी अभी किस पोजीशन में है। तो सबसे पहले जब भी आपको कंपनी का बैलेंस शीट देखने को मिले या बोले कि आपको इसका इंटरप्रिटेशन, आपको इससे आप क्या समझे, आपको बोलना है, देन सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको हमेशा रिजर्व्स एंड सरप्लस को देखना है। रिजर्व्स और सरप्लस को ही क्यों, इसके पीछे लॉजिक ये है
कि रिजर्व्स और सरप्लस, मैंने क्या बोला था, कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करती है और उससे ही कुछ हिस्सा हुए रिजर्व्स एंड सरप्लस में रख देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं, तो प्रॉफिट होगा तभी रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ेगा आपका। और देखिए आपकी बार कंपनी का बहुत ज्यादा रिजर्व्स एंड सरप्लस है, देखिए 2,29,000 रुपीज। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट में है, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। आप कैसे समझ सकते हैं? यहां पर तो सिर्फ 1 ईयर का बैलेंस शीट दिया हुआ है, आप लास्ट 5 ईयर के बैलेंस शीट को कंपेयर कीजिएगा और देखिएगा बैलेंस शीट में रिजर्व्स और सरप्लस का अमाउंट हर साल बढ़ रहा है या नहीं। अगर बढ़ रहा है देन आप सोच लीजिएगा कि कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि बेसिकली जो रिजर्व्स और सरप्लस में जो अमाउंट जाता है वो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो कमाती है उसी का कुछ हिस्सा रख देती है यहाँ पर। देन आपको ये रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पा रही है या नहीं, वो आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस शो करता है। देन दूसरा देखिए लोन्स। लोन्स देखिए कंपनी ने 3,75,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म लोन लिया है प्लस नोट्स पेएबल 20,000, तो टोटल कितना हो रहा है 3,75,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 3,95,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म लोन लिया है। तो वो बॉन्ड्स के जरिए कंपनी ने 3,95,000 रुपीज का पैसा लोन लिया है और उस लोन को कंपनी ने कहा इन्वेस्ट किया है ज्यादा से ज्यादा? देखिए वो जो लोन है 3,95,000 रुपीज का कंपनी ने इन्वेस्ट किया है बिल्डिंग्स में। देखिए बिल्डिंग्स में उन्होंने फिर वही लोन से कंपनी ने बिल्डिंग को परचेज किया 1,80,000 रुपीज का, इक्विपमेंट परचेज किया है 2,01,000 रुपीज का, और तो इस और देखिए यहां पर नॉन अदर इंटेंजिबल एसेट्स 2 लाख रुपीज का इन्वेस्ट किया है। तो टोटल कितना इन्वेस्ट किया 2,04,01,000 रुपीज एंड बिल्डिंग्स 5,81,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। मतलब लोन का पैसा उन्होंने पूरा ही आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कंपनी लोन लेकर के अपना बिजनेस को शायद एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसलिए तो उन्होंने इतना सारा इस सब लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। बिल्डिंग्स शायद कंपनी अपना ब्रांच को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बिल्डिंग्स खरीदे हैं। डिफरेंट जगह पे कंपनी अपना ब्रांच खोलना चाहती है। इक्विपमेंट्स मतलब कंपनी का जिस चीज में कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, शायद उसमें मशीनरी वो सब इक्विपमेंट्स में उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब क्या, कंपनी अपना बिजनेस का जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, पहले जो बनाती थी उससे कई ज्यादा और बनाना चाहती है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना चाहती है, इसलिए तो इक्विपमेंट्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अदर इंटेंजिबल एसेट्स मतलब क्या, मैं आपको क्या बोला था, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स। इसका मतलब कंपनी के पास, सोच लीजिए कि कंपनी के पास ऐसा कुछ फॉर्मूला है, सोच लीजिए कंपनी कुछ खाने का चीज बनाती है और उसमें जो मसाला कंपनी बनाती है वो मसाला का फॉर्मूला कोई और ना कॉपी कर सके, इसलिए उन्होंने ये क्या बोलिए ये अदर इंटेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब तो यही है ना। तो कंपनी क्या एक तरह से मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है। कंपनी चाहती है कि उनका प्रोडक्ट ही अधिकतर इंसान ले, कोई उसका प्रोडक्ट को कॉपी ना कर सके या फिर उसका फॉर्मूला को कॉपी करके दूसरा प्रोडक्ट नहीं ये कर सके, इसलिए उन्होंने अधिकतर से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट किया, अदर इंटेंजिबल एसेट्स में। इसका मतलब हमें साफ पता चल रहा है कि कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना चाहती है कंपनी। यस। और दूसरा आप ये भी सोच सकते हैं, और दूसरा एक और भी कारण है, हाँ देखिए और एक कारण है कंपनी क्यों प्रॉफिटेबिलिटी में है, प्रॉफिट में है। रिजर्व्स एंड सरप्लस तो बढ़ रहा है, ये दिख रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,29,000 रुपीज का, प्लस कंपनी ने ट्रेजरी स्टॉक देखिए यहाँ पर -50,000 है। इसका मतलब मैंने क्या बोला था, कंपनी ने जो स्टॉक इशू किया था वही इशू किया हुआ स्टॉक्स को कंपनी अपना स्टॉक्स को ही रिपर्चेस कर ले रहा है शेयर होल्डर्स से। इसका मतलब क्या, कंपनी चाहती है कि प्रॉफिट जो कंपनी अभी कर रही है वो ज्यादा शेयर होल्डर्स में नहीं बटे। कंपनी ऐसा चाहता है कि हमारा जो कंपनी का जो प्रोमोटर्स है, मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टर्स है, उनमें ही प्रॉफिट रहे, बाकी और इन्वेस्टर्स को देंगे तो क्या पर हेड का इनकम या प्रॉफिट कम हो जाएगा। और बाकी और क्या देखने लायक चीज है, देखिए कंपनी का जो करंट एसेट्स है, मतलब कंपनी का जो अपकमिंग इनकम होने वाला है वो ज्यादा है। ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी का अपकमिंग इनकम, मतलब जो शॉर्ट टर्म एसेट्स जिसे हम कहते हैं, जो एक साल में कंपनी को इनकम अर्न होने वाला है वो लायबिलिटीज से ज्यादा है या नहीं। कंपनी को देना है पर 61,000 रुपीज इसी साल के अंदर,
और कंपनी इसी साल के अंदर 1,25,000 रुपीज अर्न करने वाली है। इसका मतलब कंपनी को लोन लेने का कोई जरूरत नहीं है। कंपनी जितना वो अर्न करने वाले हैं उससे वो इनसे जो उधार लिए थे इनका जो अमाउंट है वो चुका देंगी। तो कंपनी, इसका मतलब कंपनी का पोजीशन बहुत अच्छा है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है। और क्या सोच सकते हैं? यस, बस इतना ही। कंपनी एक और चीज, अब मैं ये बोलना आपको भूल गया था, जो कंपनी के ओनर है वो बहुत ज्यादा चालाक है। उनका बिजनेस माइंड है। कैसे बोलिए? इसको ये सिर्फ ये स्टेटमेंट देकर आप समझ सकते हैं। देखिए इनका जो कैश है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सिर्फ 2,200 रुपीज है। कंपनी के पास सिर्फ 2,200 रुपए कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, बाकी सब इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्ट किया हुआ है मतलब क्या? जहां जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से इनकम होते रहेंगे। और कैश अगर पड़ा रहेगा तो कैश का क्या ये है? कैश सिर्फ कुछ सामने वाले मतलब लायबिलिटीज को, मतलब 1-2 दिन का जो लायबिलिटीज है उसको जैसे कंपनी मीट कर सके, इसलिए उन्होंने सिर्फ 2,200 रुपये अपने हाथ में रखा है। बाकी हर जगह इन्वेस्ट किया हुआ है। और यही एक बिजनेसमैन का माइंड होता है कि जितना कम से कम कैश हम हाथ में रख सके और बाकी जितना इन्वेस्ट कर सके दूसरे जगह पे, जहां से हमें प्रॉफिट या फिर कंपनी को प्रॉफिट हो, या फिर प्रॉफिट कंपनी जनरेट करते रहे, इनकम जनरेट करते रहे। तो मैंने आपको क्या बोला? तो बैलेंस शीट जब आप देखेंगे, जब आपको कोई बैलेंस शीट मिलेगा तो पहला काम आपको पॉइंट में देखना है कि रिजर्व्स और सरप्लस बढ़ रहा है या नहीं, रिजर्व्स और सरप्लस कितना है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है? करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज्यादा है या नहीं। तीसरा क्या देखना है? कंपनी ने जो लोन उठाया है या फिर जो कैपिटल कंपनी ने रेज किया है, वो कैपिटल कंपनी कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? फिक्स्ड एसेट्स में यूज कर रहे हैं या करंट एसेट्स में यूज कर रहे हैं? तो यह है आपका इंटरप्रिटेशन। आई होप मैंने आपको बहुत थोड़ा कुछ समझा पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी टाइप का डाउट अराइज हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एंड नमस्कार।